क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि भारत और किस देश को अपनी सिंधु पनडुब्बी देगा? तो सिंधु वीर पनडुब्बी भारत जो है म्यांमार को देगा, मालदीव नहीं म्यांमार को देगा। पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं छठवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? तो ये पाकिस्तान बना है। और सातवां प्रश्न है कि किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना इसको मंजूरी दी है? तो ये रूस के द्वारा मंजूरी दी गई है। आठवां प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक सिमुलेटर बनेगा? और ये बनेगा गुजरात में। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन परियोजना शुरू की है? और ये योजना शुरू की गई उड़ीसा के द्वारा। 10वां प्रश्न है कि विश्व हैंड वॉशिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? और ये स्मारक सिक्का जारी किया गया है खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने के लिए जो विश्व खाद्य संगठन ने काम किया है उसकी जो भूमिका रही है उसके प्रति भारत के जो 130 करोड़ लोग हैं उनकी ओर से सम्मान का प्रतीक है, यानी कि जो कुपोषण को कम करने के लिए FAO का जो काम था उसी को ये मान्यता प्रदान करता है। खाद्य और कृषि संगठन ने वर्षों से दुनिया भर में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और भुखमरी को दूर करने के लिए मदद की है। अब यहाँ पर दो फैक्ट और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये किसके अंतर्गत आता है? ये खाद्य और कृषि संगठन के अंतर्गत ही आता है। दोनों का मुख्यालय रोम में है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो खाद्य और कृषि संगठन यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय रोम इटली। दूसरे प्रश्न की कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व खाद्य कृषि संगठन है जिसकी 75वीं वर्षगांठ पर भारत ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है उसकी स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस बार 2020 की जो विश्व खाद्य दिवस है उसकी थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ये इस बार की थीम रखी गई है। और विश्व खाद्य दिवस की स्थापना जो है वो नवंबर 1979 में FAO के सदस्य देशों के 20वें आम सम्मेलन में की गई थी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत सरकार का भारत को ट्रांस फैट मुक्त करने का लक्ष्य कब तक का है? तो भारत सरकार का ये लक्ष्य 2022 तक का है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो समय सीमा तय की गई है दुनिया को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का, उसको 1 साल पहले ही भारत प्राप्त करना चाहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए 2023 की समय सीमा निर्धारित की है, भारत इसको 2022 में ही प्राप्त करना चाहता है। ट्रांस फैट जो है आधिक रूप से हाइड्रोजेनेटिक वनस्पतिक तेल, बेक्ड और फ्राइड जो आहार होते हैं जो तले जाते हैं भुने जाते हैं उनसे विषाक्त भोजन के रूप में मौजूद रहता है और हमारे पास आता है, हमारे शरीर में जाता है और असंक्रामक बीमारियां जो होती हैं उनको बढ़ाता है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो भारत का 2025 तक देश से क्षय रोग यानी कि टीबी को खत्म करने का भी लक्ष्य है। अब बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ कि किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा दे दिया है? और ये इस्तीफा दिया है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव इनके द्वारा प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था इनको फिर से राष्ट्रपति बनाए जाने के चलते तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये जो है 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव ने
राष्ट्रपति के रूप में इनको फिर से चुना था और इसी के बाद पूरे देश में वहां पर राजनीतिक उथल पुथल चालू हो गई थी। बात करें जेनेवकोव की तो ये 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं और इससे पहले अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे थे। बात किर्गिस्तान की करेंगे, यहाँ की राजधानी बिश्केक है। अब जैसे ही नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे आपको बता दिया जाएगा, अभी तो राष्ट्रपति है नहीं। मुद्रा यहाँ की सोम है। चलिए मैप में मैं आपको किर्गिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको किर्गिस्तान जाना है तो मूव करना पड़ेगा भारत के ऊपर। उत्तर में आप देखेंगे तो भारत है, भारत के ऊपर ये चाइना और अफगानिस्तान, तुर्कमेन, ताजिकिस्तान लगा हुआ। तो यहाँ पर ये जो आपको पर्पल कलर का देश दिखाई दे रहा है ये किर्गिस्तान है, जिसकी राजधानी यहाँ पर बिश्केक देख पा रहे हैं। आसपास इसकी सीमा इधर पूर्व की तरफ तो चाइना के साथ में लगी हुई है, ऊपर उत्तर की तरफ कजाकिस्तान के साथ लगी है इसकी सीमा। इस तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा उज्बेकिस्तान के साथ में लग रही है। ये जो कॉफी कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये उज्बेकिस्तान है, जबकि ये जो ग्रीन कलर का देश है ये ताजिकिस्तान है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उससे पहले पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि लेबनान के जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री थे मुस्तफा अदीब, उन्होंने 1 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होना चाहिए कि 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी जो थी बेरूत, वहां पर एक बड़ा भीषण दुर्घटना हुई थी, विस्फोट हुआ था और उसके बाद वहां के जो पहले के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था और मुस्तफा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने 1 महीने में इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इन्होंने भी खराब सेहत के बाद इस्तीफा दे दिया और इनके बाद अब नए प्रधानमंत्री जापान के कौन बनाए गए हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। बात 5वें प्रश्न की करेंगे कि किस देश में संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन भारत के द्वारा किया गया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो भारत के विधि और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने सबको सस्ता और आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा जो जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी दुनिया को दी, खासकर SCO के सदस्यों को दी। 2017 में भारत ने टेली कानून सेवाएं शुरू की थी, इन्होंने बताया, और इसके तहत अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3,44,000 से अधिक गरीबों को निःशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया गया है। बात संघाई सहयोग संगठन की करें यानी SCO की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 को, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। सचिव यहाँ के रशीद अलीमोव है और सदस्य यहाँ में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। बात करें पिछले करंट अफेयर की SCO से संबंधित तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए मास्को गए थे। मास्को में इसकी बैठक हुई थी रक्षा मंत्रियों की। बात करें 6वें प्रश्न की कि प्रधानमंत्री ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं, तो 8 फसलों की 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का 75वां स्थापना दिवस था, इसके अवसर पर 8 फसलों की करीब 17 विकसित किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं और इसमें 2014 तक किसानों को केवल एक ही किस्म के बीज उपलब्ध थे जो ज्यादा उसमें क्या होता था, पोषण होता था। लेकिन अब तक भारत ने पिछले 6 वर्षों में 45 किस्मों के नए बीज उपलब्ध करवाए हैं किसानों को। इनमें क्या है, अधिक खनिज तत्व है, किसी में जिंक की मात्रा ज्यादा है, किसी में देखेंगे तो प्रोटीन ज्यादा है, किसी में आयरन ज्यादा है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो परंपरागत किस्में थी उनसे इनमें ज्यादा पोषण मिलता है। बात 7वें प्रश्न की होगी कि भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता का नाम क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका नाम है भानु अथैया, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, इनका 15 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया और भानु अथैया भारत के लिए इनको पहला ऑस्कर जीता था। इन्होंने ये पहली महिला थी जिन्होंने भारत के लिए ऑस्कर जीता था और इनको 1982 में जो फिल्म आई थी गांधी, उसके लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। बात पिछले करंट अफेयर की करें जिसमें और निधन हुआ बॉलीवुड से संबंधित, तो बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद, इनका निधन हो गया, जिनका असली नाम भीष्म कोहली था। इसके अलावा इतनी शक्ति हमें देना दाता इस गीत के रचयिता अभिलाष का निधन हो गया। पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। मराठी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री आशालता बावगांवकर, इनका निधन हो गया और तेलुगु फिल्मों के अभिनेता रेड्डी का भी निधन हो गया। बात 8वें प्रश्न की करेंगे कि किस राज्य के महाकवि अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है और ये केरल के महाकवि थे के नाम से विख्यात थे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मलयालम के जाने माने कवि और ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित महाकवि
अकित्तम अच्युतन नंबूदरी, इनका निधन हो गया। 94 वर्ष इनकी आयु थी और अभी 3 सप्ताह पहले ही इनको देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, मातृभूमि पुरस्कार, वायलर पुरस्कार और कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात केरल की करेंगे, जहाँ के ये महाकवि कहे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत में केरल राज्य स्थित है। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। पी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहीं पर है। पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है और माथी केतान शोला नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है और पिची बांध है जो कि मनाली नदी पर है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू, इनका भी 64 साल की उम्र में निधन हो गया। कल ही के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया। इसके अलावा 12 अक्टूबर को मैंने बताया था कि केरल उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा, इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की पत्नी डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया, इनका 27 सितंबर को निधन हो गया था। बात 90 प्रश्न की होगी कि किस प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया है, और ये फैसला उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर एक इंपॉर्टेंट निर्णय लिया है और इसके तहत प्रत्येक पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क खोलने का इनके द्वारा आदेश दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान का भी उल्लेख किया और ये अभियान 17 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो भारत की जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पर देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है। राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद भी है जहां पर 100 सीट हैं। यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। उसके अलावा नेशन चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रिहांद बांध है जो कि रेन नदी पर बना है, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर और जिरगो बांध है जिरगो नदी पर। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल SSF के गठन की अधिसूचना जारी की है और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर रखने का निर्णय लिया गया है। बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि कहां वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है, और इस अभियान की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इनके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इसमें क्या किया जाएगा कि ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करते समय वाहनों को बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि यदि लोग अपने वाहनों को रेड लाइट पर बंद करेंगे तो उन्हें एक साल में 7,000 रुपए तक की बचत हो सकती है एक व्यक्ति को। बात अब करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे इस प्रश्न पूछा था कि 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाएगा, तो ये 2 महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाना है, इमैनुअल कारपेंटिये और जेनिफर ए डोडोना। किसके लिए? जीनोम के लिए, इनको याद रखेंगे आप। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब आज के प्रश्न का सही उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि SBI के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो SBI के चेयरमैन कौन बने हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन बने हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।